सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, ये बहुत एक तो 2020 का रिजल्ट आ नहीं रहा है। दूसरी बात, इस चीज़ में उलझे हुए हैं बच्चे की क्या 2020 का जो है वो प्री का फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर मेंस का रिजल्ट आएगा। हम अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही शेयर करते चले आ रहे हैं, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन क्या है जो आयोग के थ्रू हमको मिलती है। चेयरमैन सर का जो एक स्टेटमेंट आया था कि हम जो है मेंस का रिजल्ट देने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम यही मानेंगे मेंस का रिजल्ट ही आएगा। लेकिन कुछ ऐसी उड़ती उड़ती इंफॉर्मेशन आई कि हो सकता है रिवाइज रिजल्ट आए। तो क्या रिवाइज रिजल्ट लाने की जरूरत है या नहीं, इसको हम पूरा समझेंगे। पूरा 2020 का रिजल्ट क्या है, कितने परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है, और रिवाइज रिजल्ट लाने की जरूरत है या नहीं है, रिजल्ट किस तरीके से सही तरीके से आ सकता है, इसको हम समझेंगे। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर 21 का क्या फिर से प्री का रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो बेटा देखिए, 21 में बहुत ज्यादा कुछ सिमिलर है। जो प्रोसेस है वो 2019 के साथ जो हुआ उस तरीके से चल रही है। 21 आप लोग, इससे पहले कि मुझे कुछ बोलना शुरू कर दें, मैं भी 21 में एक सिलेक्टेड एस्पिरेंट हूं और वेट कर रहा हूं मेंस एग्जाम देने का। लेकिन 21 के साथ यहाँ जब बात करते हैं तो जिसकी पॉसिबिलिटीज हैं वो बात आपको बतानी पड़ती है। 21 में क्या फिर से रिवाइज रिजल्ट आने के चांसेस हैं? तो 21 में जो है आपका एक मेरिटोरियस इश्यू फंसा हुआ है। मेरिटोरियस इश्यू फंसा हुआ है, और वो किस, अभी तक मैं ये कह रहा था कि मेरिटोरियस इश्यू है या नहीं है, इस चीज को आरटीआई लगा करके आप सॉल्व कीजिए। लेकिन चूंकि 2019 का रिजल्ट फिर से देखिए आप 2 बार रिवाइज्ड हो गया। इससे पता चलता है कि जिस तरीके से 2019 का रिजल्ट आया है उसी तरीके से 21 का भी दिया गया होगा। और अगर ऐसा है तो 21 का रिजल्ट फिर से रिवाइज्ड हो सकता है। लेकिन क्या फिर से सबका मेंस, फिर से उसमें तो अभी मेंस हुआ नहीं है, तो रिजल्ट रिवाइज्ड हो सकता है और सभी का मेंस एक साथ कराया जा सकता है। लेकिन ये हो अगर 2019 की तरह ही रिजल्ट 21 का दिया गया होगा तो। अब आते हैं 2020 के रिजल्ट के लिए। तो सबसे पहले तो 2020 के रिजल्ट की कुछ चीजें समझ लीजिए आप फ्रेंड्स। 2020 रिजल्ट की जो बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें आप समझ लीजिए, उसके बाद ही हम क्लियर कर पाएंगे सब कुछ। सबसे पहली बात, 2020 रिजल्ट में कोई भी कैटेगरी इश्यू नहीं है। कोई भी कैटेगरी इश्यू नहीं है। आप देख सकते हैं यूआर ओपन कैटेगरी में 140 है, फीमेल कैटेगरी में 138। ठीक, ओबीसी 132 है, फीमेल कैटेगरी में 130 कट ऑफ। तो ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी 132, फीमेल कैटेगरी 130। फिर एससी ओपन कैटेगरी 130, फीमेल कैटेगरी 128। फिर एसटी ओपन कैटेगरी 120 और फीमेल कैटेगरी 118। एकदम साफ सुथरा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है, बिल्कुल साफ सुथरा रिजल्ट। दूसरी बात, जो रिजल्ट है उसमें कोई कैटेगरी इश्यू नहीं है, कोई कट ऑफ का इश्यू नहीं है, कोई कैटेगरी इश्यू नहीं है। मेरिटोरियस इश्यू इसमें अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सारी प्री की जो लिस्ट बनी हुई, अभी मैं आके आपको पूरा बताऊंगा। तो मेरिटोरियस इश्यू भी इसमें अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है, ठीक है ना, प्री का रिजल्ट। उसके बाद रिजल्ट ऑलरेडी 113% पर दिया गया है। 100, इसको जरूर 27% और 14%, मतलब जो आपका इसके लिए जो फॉर्मूला बना जीएडी का 8713, उसमें अभी कैटेगराइज नहीं किया गया है, लेकिन रिजल्ट ऑलरेडी 113% पर दिया गया है। मतलब ऑलरेडी इसमें जो जनरल के हैं वो 40% बच्चे लिए गए हैं, और जो आपके ओबीसी के हैं वो 27% बच्चे लिए गए हैं। तो देखिए पहले हम इसको समझते हैं कि रिजल्ट बनाना कितना आसान है, उसके बाद ये समझेंगे कि रिजल्ट वास्तव में आया कैसा है। देखिए, यदि 113 बच्चे लिए गए, 113 बच्चे लिए गए, ठीक, 40 बच्चे इसमें जो है यूआर के लिए गए, 40 बच्चे यूआर के होने चाहिए। ओके। दूसरी बात, ओबीसी, ओबीसी के कितने बच्चे होने चाहिए? 27 बच्चे, 27% बच्चे होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के होने चाहिए 10% बच्चे। एससी, एससी के होने चाहिए आपको 16% बच्चे। और एसटी, एसटी के होने चाहिए 20% बच्चे। ओके। अब रिजल्ट कैसे बनता है? अब रिजल्ट बनने के मामले में आप ये देखिए, मान लीजिए ओबीसी से हम मान लेते हैं 5, सपोज 5, फिर ईडब्ल्यूएस से मान लेते हैं 2, एसटी से मान लेते हैं 3, और एसटी से मान लेते हैं 4 बच्चे ऐसे हैं जो मेरिटोरियस छात्र हैं, मतलब जो यूआर का कट ऑफ पार कर गए हैं।
यूआर का कट ऑफ पार कर गए हैं, मतलब इनको यूआर की लिस्ट में होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14 बच्चे जो है सेलेक्ट किए जाएंगे किसमें, यूआर में। यूआर में मतलब इस 40 बच्चों में 14 बच्चे कौन शामिल होंगे, ये जो आपके रिजर्व कैटेगरी से आए हैं ये बच्चे शामिल होंगे। ओके, तो यहां अब होनी चाहिए सीट कितनी, 27। तो 5 बच्चे एक्स्ट्रा ले लिए गए होंगे, ठीक है ना। देखिए अब हम मानते हैं 40 बच्चे लिए गए हैं, 14 बच्चे इसमें कौन शामिल हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उसके, तो ये हो गए 40 बच्चे। 40 बच्चे, अब 27 में से 5 तो वहां चले गए थे, तो 27 में से 5 चले गए तो बचे 22, फिर 10 में से 2 चले गए तो बचे 8, 16 में से 3 चले गए तो बचे 13, 20 में से 4 चले गए तो बचे 16। कितना हो रहा है आप देखिए, 40 और 22 62, 8 70, 70 और 13 हो गया आपका 83, 83 6 हो गया आपका 89 और 10 99, 99 14 की जगह बच रही है। तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि उतने बच्चे लिए नहीं गए। 113% लेने का मतलब ही है कि उतने बच्चे ले लिए गए। क्यों, अगर नहीं लिए जाएंगे तो कितने बच्चे होंगे, 99। लेकिन रिजल्ट आया है 113% पर। इसका मतलब यह है कि जो 5 बच्चे यहां से यूआर में चले गए उसकी जगह अतिरिक्त 5 बच्चे लिए गए। यहां से 2 गए थे तो अतिरिक्त 2 बच्चे लिए गए, यहां से 3 गए थे तो अतिरिक्त 3 लिए गए, यहां से अतिरिक्त 4 गए थे तो 4 लिए गए। तो ये 5 पूरे जो है प्लस 14 हो गए, तो रिजल्ट हो गया 113। तो रिजल्ट 113% पर कब आएगा, वो तभी आएगा जब जितने अतिरिक्त बच्चे लिए जाने हैं वो ऑलरेडी वो फॉर्मूला जो है फुल किया गया है, ऑलरेडी वो फॉर्मूला फुल किया गया है, तभी 113% पर रिजल्ट आ सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि जो आपका एमपीपीएससी 2020 प्री का रिजल्ट है वो 113% पर आया है, मतलब उसमें मेरिटोरियस इश्यू नहीं है, उसमें छात्र जो है वो आपके अग्रसर किए गए हैं यूआर में, और जो सीटें रिक्त हुई हैं वो भरी गई हैं, तब जो रिजल्ट है वो 113% पर बना हुआ है। तो कोई कट ऑफ इश्यू नहीं है, कोई कैटेगरी इश्यू नहीं है, कोई मेरिटोरियस इश्यू नहीं है, कोई आपका जो 8713 को आगे बढ़ाने के लिए कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 113% पर बच्चे हैं, उनको बस कैटेगराइज करना है, किसमें, 87 और 13 पर कैटेगराइज करना है। अब जरा हम इस 100% का जो मैं एक इजी सा आज एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं, पुराने वीडियोस में मैंने पूरा कैलकुलेट करके बताया था तो समझने में दिक्कत जा रही थी। अब देखिए इसको कितना आसान है 8713 पर जमा देना। ये 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में से जो 13 बच्चे सबसे लास्ट में होंगे, जो 13 बच्चे सबसे लास्ट में होंगे, चाहे वो एससी के हों, कौन सी की बात कर रहे हैं, यूआर की लिस्ट की। अब जो सबसे 13 बच्चे सबसे लास्ट में है, 13 बच्चे सबसे लास्ट में है, वो लोग कहां रख दिए जाएंगे, वो लोग रख दिए जाएंगे 13 बच्चे लास्ट के प्रोविजनल लिस्ट में, प्रोविजनल लिस्ट में, ठीक है ना। और यहां पर जो आपके 13 बच्चे लास्ट में है ओबीसी में, वो भी रख दिए जाएंगे प्रोविजनल लिस्ट में। अब यहां तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहां तक तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रही है, ठीक है। ये 13 बच्चे यूआर की प्रोविजनल लिस्ट हो गई, ये 13 बच्चे जो है ओबीसी की प्रोविजनल लिस्ट हो गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट का जैसा जजमेंट आएगा उस हिसाब से आपका जो है वो कर दिया जाएगा, फाइनल निर्णय ले लिया जाएगा और वो लोग शामिल कर लिए जाएंगे। ओबीसी वालों के पक्ष में आए तो ओबीसी वाले शामिल कर लिए जाएंगे, यूआर वालों के पक्ष में आया तो यूआर वाले शामिल कर दिए जाएंगे। अब यहां दिक्कत क्या है, यहां दिक्कत यह है, आप जरा ये सोचिएगा, यदि ये 13 बच्चे हटाए जाते हैं, कौन से, यूआर के, मान लीजिए ओबीसी के फेवर में आ गया, जो ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट है वो ओबीसी के 13% बच्चे ले लिए गए, तो अब यूआर के 13% बच्चे हटेंगे। तो अब इन 13% बच्चों में कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे वो लोग, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी कैटेगरी का ले लेते हैं, हमने ले लिया ओबीसी का या एससी का ले लिया। कौन से छात्र शामिल थे, ओबीसी का कौन सा छात्र शामिल था, इस ओबीसी की कैटेगरी से जिसके ज्यादा मार्क्स थे। एससी का कौन सा छात्र शामिल था, यहां एससी की कैटेगरी से जिससे ज्यादा मार्क्स थे। तो अब वो बच्चे अलग हो जाएंगे क्या, ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे अलग हो जाएंगे, ये इश्यू फंस रहा है, ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे अलग हो जाएंगे क्या। तो इसके लिए अभी तक एमपीपीएससी ने कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन होना क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर फिर से एक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। जो ज्यादा मार्क्स वाले, मान लीजिए ये ओबीसी, अब यहां पर इन 13 बच्चों में ओबीसी के कितने बच्चे थे,
टोटल 5 गए थे, 2 बच्चे ओबीसी के हैं, एक एग्जांपल। तो ये 2 बच्चों को वापस फिर से ओबीसी की लिस्ट में शामिल करना चाहिए, और ओबीसी में सबसे लास्ट में जो 2 स्टूडेंट है, सबसे लास्ट के 2 स्टूडेंट, वो जो है वो आपके बाहर होनी चाहिए। तो ये जो बच्चे हैं इनको वापस से उनकी कैटेगरी में समायोजित किया जाए, और जो सबसे कम मार्क्स के जो बच्चे थे, जितने बच्चे वापस आए उतने सबसे कम मार्क्स के बच्चे अलग किए जाएं। इसका सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो यही है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से रिजल्ट समायोजित किया जा सकता है। रिजल्ट को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट जो है वो बहुत आसानी से आपका जो है आ सकता है। लेकिन अब वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति जो है उसको भी आप एक बार जो है देख लीजिए। तो वास्तविक स्थिति क्या है हम उसको देख लेते हैं। 2 मिनट का टाइम दीजिएगा बस, है ना। वास्तविक स्थिति जब आप देखेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वहां से एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, एडजस्टमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है स्थिति वो आप देख लीजिए कि वास्तविक स्थिति है क्या, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर है कुछ और आप बता कुछ और रहे। देखिए वास्तविक स्थिति देखते हैं हम सबसे पहले कि पोस्ट जो अलॉटमेंट है वो कितना है। तो पोस्ट अलॉटमेंट जो है बेटा वो यूआर के लिए 61 पोस्ट है। ओके, ओबीसी के लिए जो नोटिफिकेशन में जो दिया गया था, ओबीसी के लिए 87 पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड्स यहां पर 26 पोस्ट हैं। एससी के लिए आपकी 32 पोस्ट हैं, और एसटी के लिए आपकी 54 पोस्ट है। टोटल पोस्ट जो है वो आपकी है 260। ओके, तो परसेंटेज अगर देखें तो यूआर के लिए आपका 23% पोस्ट, लगभग 23.4%। ओबीसी के लिए 33.4% पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के लिए तो 10% है। एससी के लिए अगर हम देखें तो 12.3% पोस्ट है, और एसटी के लिए यदि हम देखें तो 20.7% पोस्ट है। ये जो है पोस्ट अलॉटमेंट जो आपका किया गया है। अब इसके बाद हम देखें जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया उसकी क्या स्थिति है। तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया उसमें यूआर में जाते हैं हम पहले। यूआर के जितने बच्चे सेलेक्ट हैं 2597, 2597। ओके, ओबीसी के कितने बच्चे सेलेक्ट हैं तो 2380। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे सेलेक्ट हैं तो ईडब्ल्यूएस के 676 बच्चे सेलेक्ट हैं। एससी के कितने बच्चे हैं 742। एसटी के कितने बच्चे हैं तो एसटी के हैं 1300 आपके 18, टोटल 7711 बच्चे। इनका परसेंटेज क्या है तो ये है लगभग 33%, 33.6%। ये भी आपका 32%, ये आपका 8.7%, ये आपका एससी 9.6%, और एसटी जो है वो लगभग 17% जो आपका बन रहा है। ये आपका जो वास्तविक स्थिति जो है रिजल्ट की बन रही है। तो अब यहां से बात आता है कि देखिए अभी तक तो 2020 का रिजल्ट पूरा फेयर है, लेकिन यहां पर जो रिजल्ट दिया गया है वो थोड़ा सा जो आपका जो दिया गया वो चेंज है। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से। ऑनरेबल कोर्ट का जजमेंट यदि 40% पर आता है तो 40% के हिसाब से जजमेंट वो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यदि 27% के हिसाब से आता है तो 27% के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी 113% पर जो है रिजल्ट दिया गया है। अब ये इसको एमपीपीएससी आगे जाकर के एडजस्ट करेगा कि नहीं करेगा ये एमपीपीएससी बता सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट बिल्कुल अलग है। यदि कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से चलेंगे तो पूरी स्थिति जो है चेंज होगी। यहां पर जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इन बच्चों में से फिर 40 और 27% पर जो रिजल्ट जो भी जजमेंट आएगा उस हिसाब से इसको जमाना पड़ेगा। और मैंने साफ साफ बता दिया कि कोई भी मेरिटोरियस इश्यू ना हो, कोई भी कैटेगरी वाला इश्यू ना हो, कोई भी आपका जो कट ऑफ का इश्यू ना हो, और
कोई भी आपका जो है 8713 का इश्यू ना हो, यदि फेयर रिजल्ट दिया जाएगा तो वो जो हमने 113 के एग्जांपल से समझा कैसे दिया जा सकता है वो पूरा हमने समझ लिया। लेकिन अभी जो स्थिति है वो आपकी ये है, इसमें से आगे इनको जो है सबसे पहली बात तो इनको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज कैसे करना है हमने 113% के फॉर्मूले से समझ लिया कि बहुत आसान है समझना। बस उसमें दिक्कत ये जाती है कि यदि ओबीसी के फेवर में जजमेंट आता है तो वापस से जो बच्चे अलग होंगे उनको उनकी कैटेगरी में समायोजित करना पड़ेगा, और जो निचले पायदान पर जितने बच्चे हैं, जितने बच्चे नए वापस आए उतने बच्चे अलग करने पड़ेंगे जो सबसे निचले पायदान पर हैं। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बिना इसके आप रिजल्ट दे नहीं सकते। जब तक ऑर्डर नहीं आता अगर आप तब तक रिजल्ट देना चाहते हैं तो पहली चीज हो गई है। दूसरी बात जो है आपकी, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट अगर आप ये प्रक्रिया अपना लेते हैं अभी, तो जब तक जजमेंट नहीं आ रहा तब तक इसको 40% और 27% पर रिजल्ट बनाकर 13% इनका निकाल करके रख देना है, और 87 की एक कंफर्म लिस्ट और 13 की एक रिजर्व लिस्ट बनानी है, जो बाद में ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जिस पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस लिस्ट को बनाते समय यह ध्यान दिया जाए कि मैंने आपको बार बार बता दिया, जो हमने जो फॉर्मूला समझा 113% वाला, यदि उस तरीके से रिजल्ट बनाया जाएगा तो कोई भी उसमें कैटेगरी का इश्यू नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यूआर का कट ऑफ जो है वो कम हो गया और रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं होगा कि उसमें मेरिटोरियस छात्र शामिल ना हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आगामी रिजल्ट है वो साफ सुथरा रिजल्ट आए, उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाए कि मेरिटोरियस इश्यू ना हो, कट ऑफ का इश्यू ना हो, उसमें आपका जो 87 जो 13 लिस्ट है वो सही तरीके से जमाई जाए। तो अगर इस तरीके से रिजल्ट दिया जाता है तो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी जो है आपकी मेंस रिजल्ट आने की है। लेकिन समस्या ये है कि अब मेंस रिजल्ट आना है या नहीं आना है, अब यहां और रिवाइज रिजल्ट आना है कि नहीं आना। तो मैंने आपको बता दिया 113% का पूरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। यदि उस फॉर्मूले से इन्होंने रिजल्ट पूरा बनाया है प्री का, तो रिवाइज रिजल्ट लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब आप समझिएगा रिवाइज रिजल्ट के लिए ही आप जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने इतना सारा बनाया। इतना सारा मैंने वापस अब अपनी एनालिसिस से क्यों बनाया, क्योंकि एमपीपीएससी की इंफॉर्मेशन से चलने में हर चीज गलत हो रही है। यदि एमपीपीएससी को हम ऑथेंटिक मानते हैं और उस ऑथेंटिक सूचनाओं के माध्यम से जो मैं छात्रों को सूचनाएं दे रहा हूं वो एक दो सूचनाएं गलत होती जा रही हैं, इसलिए मैंने वापस से एनालिसिस किया है। तो यदि एमपीपीएससी ने उस 113% के फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया प्री का रिजल्ट बनाया है, तो रिवाइज रिजल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि एमपीपीएससी ने उस 113% के फॉर्मूले से रिजल्ट नहीं बनाया होगा तो इनको रिवाइज्ड रिजल्ट फिर देना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो रिवाइज रिजल्ट की पूरी कहानी ये है 2020 प्री का जो रिजल्ट की कहानी है। यदि 113% पर सही तरीके से रिजल्ट बनाया है तो आगे उसको कैटेगराइज करके 8713 में ये मेंस का रिजल्ट दे सकते हैं। यदि नहीं बनाया तो इनको रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा। ज्यादा चांसेस क्या है, ज्यादा चांसेस यही है जो अब एमपीपीएससी की इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ मेंस का रिजल्ट आने की। लेकिन अभी एक नई सूचनाएं जो प्राप्त हो रही हैं वो ये हो रही है कि हो सकता है प्री का रिवाइज रिजल्ट आ जाए, 300 से 500 बच्चे नए शामिल हो जाएं। लेकिन यदि प्री का रिवाइज रिजल्ट आता भी है तो 2020 जो मेंस दे चुके हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका एडिशनल मेंस जो है 2020 का कराया जाएगा। बात आती है 21 की। 21 पूरी तरीके से डिपेंड है 2019 पर। जो 2019 में हुआ है वही 21 के साथ होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई रूमर्स या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है कि 21 का रिवाइज रिजल्ट आएगा, पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि रिवाइज रिजल्ट आ जाए। मैं आपको मालूम है रिवाइज रिजल्ट रिमेंस के फेवर में नहीं हूं, लेकिन मैं साथ में यह भी नहीं चाहता हूं कि किसी भी ऐसे बच्चे का जो वास्तविक रूप में हकदार है उसका हक मारा जाए और उसका सिलेक्शन ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो लेकिन उनके कंधे पर रख करके जो लोग रिमेंस का कहीं चलाते हैं बंदूक, कहीं कुछ करते हैं, मैं उनके फेवर में नहीं हूं। जिनका वास्तविक हक है वो शामिल हों। तो अब ये देखना है कि 21 का आगे क्या होगा। इससे पहले कि आप मुझे ब्लेम करें, मैंने बार बार रिमेंस और रिवाइज का विरोध किया है, लेकिन बेटा विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम हकदार बच्चों का विरोध करें। जिनका जायज रूप से हक बन रहा है उनको शामिल होना चाहिए। और यदि 21 में ऐसी कोई समस्या दिखती है तो फिर उसका रिवाइज रिजल्ट हो सकता है कि संभावित मतलब हो सकता है। और अभी तो 21 का मेंस नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैं भी 21 का एस्पिरेंट हूं, तो मैं क्यों चाहूंगा कि रिवाइज रिजल्ट आए, लेकिन मैं साथ में ये नहीं चाहूंगा कि किसी भी ऐसे बच्चे का जो
सिलेक्शन डिजर्व करता है और उसका सिलेक्शन ना हुआ हो। अब ये सब चीजें उत्पन्न क्यों हो रही हैं? क्योंकि बेसिक सा फॉर्मूला आज मैंने आपको 113% समझा दिया, 87-13 को भी जमाना कितना आसान है ये समझा दिया। वापस से कोई छात्र जो अधिक कैटेगरी नंबर वाला है वो बाहर ना हो, उसको वापस से उसकी कैटेगरी में वह शामिल कर दिया जाए, ये समझा दिया। तो सारी चीजें यदि करना चाहो तो सारी चीजें संभव है, लेकिन ना करना चाहो तो कुछ भी संभव नहीं है। और यही स्थिति उत्पन्न हो रही है किस चीज के साथ? एमपीपीएससी के साथ, कि एमपीपीएससी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स को लटकाना चाह रहा है। 2020 का आता पता नहीं है, 2019 के 2 बार रिवाइज रिजल्ट आ चुके हैं, 21 जुलाई में खिसक चुका है। अभी उस एग्जाम कैलेंडर का कोई भरोसा नहीं है कि वो एग्जाम कैलेंडर जो है वो फॉलो होगा या नहीं होगा फ्रेंड्स। तो सारी की स्थितियां जो है अनिश्चित चल रही हैं। और अगर उन सही तरीके से संपन्न करना हो तो आप देख रहे हैं चीजें जो है, गणित एक विषय होता है, रेशियो और परसेंटेज उसमें एक टॉपिक होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सारी की सारी चीजें बहुत इजीली पॉसिबल हो जाएंगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन चीजों को करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे। सो फ्रेंड्स, हमारा नॉन स्टॉप कॉलिंग अभियान जारी है एमपीपीएससी में 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के, और ईमेल भी भेज रहे हैं। साथ में आज से हमने लेटर अभियान भी स्टार्ट कर दिया है ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट में, ऑनरेबल चीफ जस्टिस एमपी को, ऑनरेबल जस्टिस जो सील नागू जी को, ऑनरेबल जस्टिस वीरेंद्र सिंह जी को, कि जो रिट संख्या जो आपकी है 6346/2022 ये लगाई गई है किसके संबंध में? ये लगाई गई है आपका एमपीपीएससी 2020 रिजल्ट के संबंध में, कि इस रिट में भी कौन से रिट 5901/2019 में दिए गए दिशा निर्देश, इसमें दिशा निर्देश दिए गए थे कि यदि आप चाहें तो 27% पर भी रिजल्ट जारी करें, लेकिन आपका जो अंतिम चयन सूची है वो हमारे अंतिम निर्णय के विपरीत नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो ये दिशा निर्देश दिए गए 27% वाले, ये इस रिट में भी शामिल करवाए जाएं। जिस दिन ये रेफरेंस इस रिट में रख दिया जाएगा उस दिन जो ऑनरेबल कोर्ट से जो पाबंदी लगी हुई है रिजल्ट आने में वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन समस्या यही है, एमपीपीएससी ने कहा कि एडवोकेट जनरल नहीं रख रहे हैं। जब एडवोकेट जनरल से बात की गई तो उन्होंने कहा एमपीपीएससी से हमसे आज तक कोई बात करने आया ही नहीं। तो इस तरीके से तो छात्रों को उलझाया जा रहा फ्रेंड्स। तो मुहिम का हिस्सा बनिए 2020 रिजल्ट के लिए। प्रॉब्लम जहां भी अटकी हो हम उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने ऑनरेबल कोर्ट में जो लेटर भेजने का अभियान किया, फिर उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजेंगे, एमपीपीएससी में लेटर भेजेंगे, मीडिया हाउसेज में लेटर भेजेंगे, और उसके बाद फिर एक प्रदर्शन के लिए भी बच्चों को संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया है, एमपीपीएससी रियल एस्पिरेंट ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और मुहिम का हिस्सा बनिए 2020 मेंस रिजल्ट लाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।